हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, लास्ट दो क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद में हमने कंकाल तंत्र यानी कि आपका स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, और आज उसी के बाद हम लेकर के आए हैं उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र स्केलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है उत्सर्जन, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि उत्सर्जित किए जाते हैं, कौन से जीव कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, ये हम डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उसमें क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्सर्जन क्या होता है, और फिर उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो उत्सर्जन क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद में पाचन होता है। पाचन हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में पाचन के बाद में कोशिकाएं जो हैं हमारे शरीर की, वो पोषक तत्वों को तो क्या करती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ वेस्टेज फूड बचता है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो कि हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं के दौरान कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं जिनको हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन क्या है, तो हमारे शरीर से जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन रहे हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। और इस प्रोसेस में जो अंग काम करते हैं, इस प्रोसेस में जो अंग मदद करते हैं, उन सभी अंगों के एक समूह को क्या कहेंगे, तंत्र कहेंगे। तो उत्सर्जन से संबंधित जो भी अंग होंगे, भाग लेंगे, उनको क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तंत्र आप जानते हैं, किसी भी अंगों का एक ऐसा समूह जो समान कार्य करते हों, उसे क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो उत्सर्जन में भाग लेने वाले जितने भी अंग होंगे उन सभी को मिला करके क्या बोलेंगे, एक उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। उत्सर्जन क्या है, तो हमारे शरीर में जितने भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन लिखी हुई है कि अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और वो भी कैसे अपशिष्ट पदार्थ होंगे, तो याद रखेंगे, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। आगे लिखा है, अंगों का ऐसा समूह जो उत्सर्जन प्रक्रिया में सहायक होता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और वो अंग जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं उन सभी अंगों के एक समूह को क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। इसके आगे आपके अपशिष्ट पदार्थ या फिर उत्सर्जी पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनको हमें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, या कहें हम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से होंगे, पहला लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है, और ये हमारे शरीर में बनता है। कब बनता है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र। जब हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़ती हैं, यानी कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, उस दौरान क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, जल बनता है, और साथ ही साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो कि फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये भी कैसा एक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। इसके आगे अमोनिया। अमोनिया कब बनता है, अमोनिया कब बनेगा, जब आपकी प्रोटीन का पाचन होगा। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से मिलकर के बना है, ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें पढ़ा था। जब प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर के बना है, और जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वो अमीनो अम्ल में ही टूटते हैं, और अमीनो अम्ल के दौरान आपका अमोनिया बनता है। तो अमोनिया भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, और वो भी नाइट्रोजन युक्त है। अगला है आपका यूरिया। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, NH2CO NH2। ये कब बनता है, तो यही अमोनिया
यकृत हमारा क्या करता है, लीवर इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया आगे जाकर के किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। तो आपका जो, और साथ ही साथ यूरिक अम्ल भी याद रखेंगे, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, और साथ ही साथ याद रखेंगे क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन ये कब बनता है, तो जब हमारी हड्डियां और मांसपेशियां गतिविधि कर रही होती हैं तो उनके विखंडन से जो है क्रिएटिनाइन बनता है। ये भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो इसको भी निकालना जरूरी है। तो ये हो गया आपके अपशिष्ट पदार्थ जिनको हम उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालते हैं किसी न किसी तरीके से। और भी उत्सर्जी पदार्थ होंगे जो कि हमारे शरीर के लिए अनावश्यक हैं, जैसे अधिक मात्रा में जल, और आपके लवण, और आपका ग्लूकोज। ये भी जब अनावश्यक मात्रा यानी कि जब ज्यादा हो जाते हैं तो इनको भी उत्सर्जन के माध्यम से निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका उत्सर्जन। क्या होगा, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनाइन। साथ ही साथ ज्यादा मात्रा में होगा तो जल और लवण और ग्लूकोज, ये भी आपके उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्सर्जी अंग। कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं हमारे जो कि उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तो उत्सर्जी अंग में अगर हम बात करेंगे तो आपका त्वचा, स्किन। स्किन क्या करता है, तो आप जानते हैं स्किन के माध्यम से जो कि पसीना निकलता है वो भी एक वेस्टेज ही है। अगला है यकृत। यकृत क्या काम करता है आपको, तो ये जो आपका अमोनिया बना था NH3, प्रोटीन के पाचन के बाद अमोनिया जो बना था उस अमोनिया को आपका यूरिया में बदलता है, NH2CO NH2। यूरिया में कौन बदलता है, तो आपका लीवर। पूछा जाए कि यूरिया कौन बनाता है, यानी शरीर में आपके यूरिया कौन बनाता है, तो याद रखेंगे यकृत बनाता है। यूरिन की बात करें तो वो आपका किडनी आ जाएगा, गुर्दे आ जाएंगे। तो यूरिया कौन बना रहा है, आपका यकृत। फिर उसके बाद में फेफड़े। फेफड़े किसका निष्कासन करते हैं या किसका उत्सर्जन करते हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण के माध्यम से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये शरीर से बाहर जाता है। इसके बाद में बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, जो अपचित खाना है, अपचित खाना, वेस्टेज फूड, वो उसको उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालती है। और यकृत आपका यूरिया बनाता है। तो इस तरीके से त्वचा, यकृत, फेफड़े और बड़ी आंत ये क्या हो गए, उत्सर्जी अंग हो गए। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगर पूछा जाए मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तब आप बताएंगे वृक्क या फिर किडनी, और क्या बोलते हैं इसको, गुर्दे। क्या बोलेंगे, गुर्दे। किडनी, वृक्क और गुर्दे क्या है, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी या फिर गुर्दे। वन पेयर होते हैं यानी एक जोड़ी होते हैं, एक मनुष्य में 2 किडनियां पाई जाती हैं। तो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा, किडनी। क्या बोलेंगे, किडनी। आगे लिखा हुआ है त्वचा श्वेत ग्रंथियां, यानी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, पसीने का स्राव करती हैं। और पसीने में आपको पता है लवण पाए जाते हैं और जल की मात्रा होती है। तो अत्यधिक जल और लवण, जो ज्यादा मात्रा में जल होता है और साथ ही साथ उसमें कुछ लवण होते हैं जो कि पसीना के माध्यम से निकलते हैं। और इसको निकालने में कौन सहायता करता है, आपका अंग कौन सा काम आता है, तो स्किन यानी त्वचा। त्वचा में ग्रंथियां कौन सी पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि पसीना स्रावित करती हैं। आगे लिखा हुआ है पसीना में यूरिया, लवण और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसा कि हमने बताया अभी, पसीना में क्या होते हैं, लवण होते हैं, साथ ही साथ यूरिया भी होता है और अपशिष्ट पदार्थ और भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फेफड़े जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, ये हम बता चुके हैं अभी, किसके माध्यम से, श्वसन के माध्यम से। अगला है लीवर, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यदि मान लिया अमोनिया ही बना रहा तो अमोनिया हमारे शरीर को खतरनाक, हार्मफुल है यानी कि हानिकारक है। तो जो आपका अमोनिया है
इसको यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? तो आपका लीवर कन्वर्ट करता है, और यूरिया जो है यूरिन के माध्यम से आपका शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और त्वचा क्या करती है? पसीना बाहर निकालती है। तो ये हो गए आपके उत्सर्जी अंग। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब जो आपका मुख्य उत्सर्जी अंग है, वृक्क, या हम बोले गुर्दे, या हम कहें किडनी। किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो किडनी है आपके शरीर में दो पाई जाती हैं, ये आपको पता होगा। इनका जो आकार की बात करें तो सेम के आकार की होती है। बीन्स आपने देखी होंगी, सेम के बीज के आकार की। कुछ इस तरीके से आपकी जो है किडनी पाई जाती है, दो। कितनी? दो। आगे अभी हम और बात करते हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जो पेट के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, थोड़ा सा पीछे की ओर, पेट के निचले हिस्से में और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, यानी पीछे की ओर आपके क्या होती हैं? दो किडनी होती हैं दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी के पास में। अगर हम बात करें अध्ययन की, तो जो आपका नेफ्रॉन है या किडनी है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। ऐसे ही किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि 10 लाख, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन मैं बता दूं, किडनी की सबसे छोटी इकाई भी इसको हम कहते हैं, या फिर हम किडनी की कोशिकाएं भी कहा जाता है इनको। नेफ्रॉन जो है ये किडनी की सबसे छोटी इकाई, या फिर इसको किडनी की कोशिका, या फिर उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई भी हम नेफ्रॉन को कहते हैं। एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? लगभग 10 लाख, यानी 1 मिलियन, और दो किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन रक्त को फिल्टर करने में और मूत्र बनाने में सहायता करता है। जो आपका रक्त फिल्टर करता है, यानी रक्त को जो छानता है, वो कौन छानता है? अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आप बताएंगे किडनी। और किडनी में भी कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? तो लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन का काम है, क्या काम है? कि रक्त को छानेगा और उसके आगे मूत्र का निर्माण करेगा। किडनी के अंदर, फिर से सुन लीजिए, किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन क्या पाए जाएंगे? नेफ्रॉन, एक किडनी में। ऐसे ही दूसरी किडनी में भी कितने? 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाएंगे। और प्रत्येक नेफ्रॉन का क्या काम है? प्रत्येक नेफ्रॉन का काम है कि रक्त को छाने और उसके बाद में मूत्र का निर्माण करे, यूरिन बनाए। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये है आपका क्या? वृक्क। क्या है ये? वृक्क। इस तरीके से आपकी ये एक किडनी है, ऐसे ही दूसरी भी सेम इसी तरीके से होगी। ये आपकी क्या है? किडनी है। इसका जो अंदर जो ये बने हैं इस तरीके से संरचना, इनके अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और इन त्रिकोणीय संरचना को हम क्या कहते हैं? तो पिरामिड बोलते हैं। रीनल के पिरामिड भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिरामिड ऑफ रीनल। रीनल के पिरामिड भी कहा जाता है। इसके बाद में ये आपका कॉर्टेक्स, जो किडनी के अंदर बाहरी भाग होता है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला भाग होता है इसको मेडुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। मेडुला बोला जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ देख लीजिएगा, रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी यहाँ पर पाई जाती हैं। रीनल आर्टरी का क्या काम है? तो ये शुद्ध रक्त को कहाँ लाएगी? आपके छन्ने के लिए इसमें लाएगी, किडनी में। आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है प्रत्येक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। मतलब जो आपकी किडनियां हैं इनकी लंबाई कितनी, लगभग 10 सेंटीमीटर, और चौड़ी कितनी होगी, लगभग 5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ इनकी जो मोटाई होगी वो कितनी, 3 सेंटीमीटर होगी। इसके आगे अगर हम बात करें इसके वजन की, तो जो वजन कितना होगा, लगभग एक किडनी का वजन कितना, 140 से 150 ग्राम लगभग। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का भार कितना है, यानी कि जो व्यक्ति है वो हेल्दी है या दुबला पतला है, इस तरीके से। तो 140 से लेकर 150 ग्राम तक एक किडनी का वजन देखा जाता है। इसके आगे किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। बाहरी आवरण का मतलब इसकी जो बाहरी झिल्ली है इसको क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली। ये इसकी बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली बोलते हैं। इसके आगे है मूत्रवाहिनी, दो पतली। अब जो है, अब हम बात करेंगे मूत्रवाहिनी की, यानी यूरेटर की। किसकी बात करेंगे, यूरेटर की। एक बार मैं आपको पूरा उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिखाती हूँ। ये आप देखेंगे इस तरीके से, ये आपकी क्या है, किडनी है, दो लेफ्ट और राइट, दो किडनियां हैं। इसके ऊपर आपको ये दिख रही होगी कोई संरचना सी दोनों तरफ, ये है आपकी एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथियां। इनको हम पढ़ेंगे जब ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपका अच्छे से समझ में आएगा। ये आपकी किडनी है और किडनी से जुड़ी हुई दो नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं यूरेटर या फिर मूत्र नलिका। क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिका या फिर मूत्र नलिका। ये कितनी है, एक जोड़ी, यानी प्रत्येक किडनी से एक एक नली निकलती है, जो कि कहाँ तक जाती है, आपकी यूरिनरी ब्लेड तक। कहाँ जाएगी, मूत्राशय तक, मूत्राशय तक जाती है। इनको हम बोलते हैं मूत्र वाहिका या फिर यूरेटर। उसके बाद में यूरेटर से ही जुड़ी एक और नली होती है, जिनको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। इस तरीके से आपका क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। अब हम पढ़ते हैं एक एक के बारे में। तो किडनी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, मूत्रवाहिनी के बारे में। जो आपका यूरेटर है, ये कितनी होती हैं, दो पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जो यूरिन यानी कि मूत्र को किडनी से मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर तक कहाँ ले जाएंगी, यूरिनरी ब्लेडर तक लेकर के जाएंगी। यूरिनरी ब्लेडर तक यानी मूत्राशय तक लेकर के जाएंगी। इनका क्या काम है, यूरेटर का, तो यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर तक ले जाना, कहाँ से, किडनी से। इसके आगे अब क्या होगा, जो आपका मूत्राशय है यानी कि यूरिनरी ब्लेडर है, ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर के जो है आपका यूरिन स्टोर होता है, और जब ये ब्लेडर भर जाता है तब आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो यह जो है एक थैलीनुमा संरचना होती है जो यूरिन को संग्रहित करती है। क्या काम होता है मूत्राशय का, तो यूरिन को स्टोर करना थोड़ी देर के लिए, या कहें अस्थायी रूप के लिए, अस्थायी रूप से मूत्र को संग्रहित करती है। इसके बाद में तब मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र त्याग दिया जाता है, यानी कि यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र को त्याग दिया जाता है जब आपका मूत्राशय भर जाता है। ये जो आपका ब्लेडर है ये भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा मूत्र मार्ग, जिसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इसका काम क्या है, तो ये भी एक नली होती है जो मूत्र को बाहर निकालने में मदद करती है, जो कि किससे जुड़ी होती है, आपके यूरिनरी ब्लेडर से जुड़ी होती है।
इसके आगे हम बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है। पूरा जो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो ये इसका काम क्या है, रक्त को फिल्टर करना यानी छानना और पानी की मात्रा को नियंत्रित करना। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो यूरिन बनता है। तो इस तरीके से रक्त को छानना किसका काम है, तो आपका उत्सर्जन तंत्र का। और रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो आपका वहां पर ऑक्सीजन से जो जुड़ता है आपका श्वसन तंत्र में रक्त को शुद्ध किया जाता है और यहाँ पर रक्त को छाना जाता है उत्सर्जन तंत्र में। इसके आगे शरीर में इलेक्ट्रोलाइटिस जैसे कैल्शियम सोडियम के संतुलन को बनाए रखना। जो आपकी कैल्शियम की मात्रा है और सोडियम की मात्रा है, ऐसे ही कई खनिजों की मात्राएं हैं, उनको संतुलित करने का काम किसका है, उत्सर्जन तंत्र का है। ना ही सोडियम ज्यादा होना चाहिए और ना ही कमी होनी चाहिए, ऐसे ही कैल्शियम की भी ना ही कमी हो और ना ही अधिकता हो। इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, आपके उत्सर्जन तंत्र का है। आगे है आपका किडनी का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना क्या है, और रक्त को छानना। तो जो आपकी किडनियां हैं इनका जो मेन काम है वो क्या है, यूरिन बनाना और साथ ही साथ फिल्ट्रेशन करना। यूरिन बनाना और रक्त का फिल्ट्रेशन करना, ब्लड फिल्ट्रेशन किसका काम है, तो आपकी किडनी का काम है। यूरिया कौन बनाता है, तब आप बताएंगे लीवर बनाता है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, अब पढ़ेंगे किडनी की आंतरिक संरचना क्या होती है। बाह्य संरचना में हमने उसकी माप पढ़ी कि वो कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी मोटी होती है, इसके बाद में किस तरीके से काम होता है। अब हमें पढ़ना है कि किडनी के आंतरिक संरचना क्या है, इसके अंदर कैसा दिखता है। तो किडनी के बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ये हमने बता दिया है, तथा उसके अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है, तब आप बताएंगे कॉर्टेक्स, और अंदर का भाग मेडुला। इसके बाद में कॉर्टेक्स भाग में कुछ तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं, जैसा कि अभी हमने इस तरीके से बनाई थी। ये आपका क्या होगा, ये आंतरिक भाग होगा, जिसमें क्या होंगी, कुछ तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाएंगी, जो कि ये कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। तो ये वाला भाग क्या है, ये बाहरी भाग है, ये कॉर्टेक्स है। क्या है ये, कॉर्टेक्स। और इसी में कुछ इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं पिरामिड के आकार की। तो इनको हम नाम देते हैं रीनल के पिरामिड। क्या नाम देते हैं, रीनल्स पिरामिड। इस तरीके से रीनल्स पिरामिड का नाम देते हैं। आगे पढ़ते हैं, नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है। जो पिरामिड के अंदर कुछ तंतुनुमा संरचनाएं होंगी, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। यहीं पर आपका ब्लड भी छनता है और यहीं पर यूरिन भी बनता है नेफ्रॉन में। तो क्या कहते हैं, क्योंकि किडनी में रक्त नेफ्रॉन के अंदर ही छनता है। जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं और नेफ्रॉन में ही क्या होता है, रक्त छनता है। इसीलिए किडनी की इकाई क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन कहलाएगी। किडनी की कौन सी इकाई है, तो आप बताएंगे नेफ्रॉन है। या ऐसे पूछा जाए कि किडनी किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तब भी आपका जवाब नेफ्रॉन होना चाहिए। इसके आगे लिखा हुआ है, जिस स्थान पर रीनल धमनी, रीनल शिरा और मूत्र वाहिनी तीनों मिलते हैं उसको हाइलम कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जहां पर रीनल धमनी, रीनल, ये देखेंगे आप, ये है आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और यहीं पर ये है आपकी मूत्र वाहिनी, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये जिस जगह में, तीनों जगह में मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम। तो याद रखेंगे, जहां पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका क्या हो जाएगा, हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम। तो ये रही थी हमारी किडनी की आंतरिक संरचना। और इसके बाद में यहाँ तक आपने पढ़ लिया है किडनी के बारे में, यूरेटर के बारे में, और आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसके बाद में ब्लड कैसे छनता है, जो कि किसमें छनता है, तो आप बताएंगे
नेफ्रॉन में। इसका प्रोसेस क्या होता है और नेफ्रॉन की संरचना क्या है, ये हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास और कंटेंट पसंद आया या नहीं। थैंक यू।